आज खुश भी हूँ, लखनऊ आके अच्छा ही लगता है। मैं उन कहानियों को उसी दृष्टिकोण से बताना पसंद करता हूँ जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं। जैसे आपका सिग्नेचर है, बात हो सकता है आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन उसको देखने, कैमरा रखने का जो एंगल है वो मेरा अपना है। किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है, उसको मार्केटिंग के पैसे से हाइप क्रिएट करके एक भगवान का रूप दे दिया गया है, और हम उसको, बड़े अफसोस की बात है, ये लोग प्रधानमंत्री को तो फैशिस्ट और सब बोल देते हैं और खुद को किंग और बादशाह की खिताब देते हैं खुद, और मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का, कहीं हंसी भी आती है। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि ये एक एस्पेक्ट जो आपकी फिल्मों से बाहर आ रहा है, दिख रहा है कि एक एक्चुअल समाज के जो विलेंस हैं उनका भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है, और आप जो कहते हैं कि आपकी फिल्मों का विरोध होता है वो शायद इस कारण भी होता है क्योंकि आप एक्चुअल विलेंस को जनता के सामने परोस रहे हैं। जो ये बच्चे हुए, ये सीधे 90 के एंड में ये मिलेनियल वो चाइल्ड बोले जाते हैं जो 1999, 98, 2000 के आसपास में, इनको पास्ट पता नहीं था। हम जैसे माँ बाप गिल्ट में उलझे हुए थे, हमने कहा अब इन बच्चों को तो स्वतंत्रता दो, हमने उनको अंग्रेजी स्कूल में भेजना चालू किया था। ये बात जो फिल्म मेकर्स के जो सेकंड जनरेशन के बच्चे थे, यश चोपड़ा, जौहर साहब, इन सब के, ये सब बाहर से पढ़ के आए, न्यूयॉर्क फिल्म में क्या है? हाँ, इनको इंडिया के बारे में रत्ती भर, इन्हें गांव देखा नहीं था, आम आदमी को जानते नहीं थे, इनको मिल ओनर जानते नहीं, इनको भारत के सोशल इवल्स पता नहीं, इनकी समस्या यही हो गई, ठीक है। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है, फिर इनको लगा अच्छा ब्राह्मण जो है वो तो ऐसा होता है, ठाकुर है वो तो ऐसा होता है, इनको बता दिया गया, इनने कुछ देख के कुछ समझ लिया। और दूसरा इस बीच में क्या हो गया कि एक भारत में एक तरह का इस्लामिक इन्वेजन सा चालू हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग गल्फ में काम करने जाने लगे, तो पैसा वहाँ से आने लगा। जब पैसा वहाँ से आने लगा, जब भी देखिए पैसा अकेला नहीं आता, पैसा अपने साथ बहुत बड़ी सुगंध लेके आता है, मछली की तरह, तो वो सुगंध भी लेके आने लगा। भारत सरकार का भी व्यापार चालू हो गया, और एक तरह से हम लोगों ने कश्मीर के टेररिज्म को ढकने के लिए एक अपीजमेंट नैरेटिव में चालू किया, जो फिल्मों में तो सीधा सीधा चलता है। बिल्कुल। आपके दो शब्द उठा रहा हूँ, कटे और फटे। समाज से कटे हुए लोग और कुछ ऐसे लोग जो अपने कपड़ों में की जेबों में हाथ डालते हैं और जेबें फटी होती हैं। तो खैर, जहां मीडिया के लिस्ट बना के और मीडिया बांटा जा रहा हो, जहां मीडिया के स्तर पर तेरा मेरा किया जा रहा हो, ये वर्तमान है। अब जरा पीछे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के अगर आप मेंबर नहीं हैं, आप जिन कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं, तो आप लेखक नहीं, आप बौद्धिक नहीं। अगर आप इप्टा के मेंबर नहीं थे तो आप थिएटर नहीं आप थिएटर नहीं कर सकते। ये वर्गीकरण तो पहले भी था और बड़ा स्ट्रांग था, और तब वो कंस्ट्रक्टिव था। और आज अगर कोई पत्रकार, कोई मीडिया राष्ट्र प्रथम की भावना जीना चाह रहा है और जी रहा है, मैं 2014 के अनवर्ड बात कर रहा हूं, तो आज का बंटवारा आपको दिख रहा है और उस समय का बंटवारा आपको नहीं दिख रहा था। तो दरअसल ये बंटवारा तो पहले ही था, फ्लेवर बदला है जी। ऐसे में आप जब फिल्में बनाते हैं तो मुझे एक दर्शक के तौर पर यह लगता है कि आप विवेक अग्निहोत्री फिल्मों का दस्तावेजीकरण करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमेशा जब भी आपके साथ पॉडकास्ट पर मिला हूं दर्शकों, तो हमने अपने अतिथि का परिचय कराया है, लेकिन आज प्रारब्ध के इस मंच पर जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, उनका परिचय मुझे लगता है कि ना दें और सीधे बातचीत पे आएँ। आज हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री जी, प्रख्यात फिल्मकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक और देश में एक नई दृष्टि के फिल्मों के जन्मदाता, या ये कहें कि उनको चलन में लाने वाले। विवेक जी नमस्कार, प्रारंभ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बड़ा आज खुश भी हूँ, लखनऊ आके अच्छा ही लगता है जी। सबसे पहले दर्शकों आपको बताऊं, आप लखनऊ को लखनऊ नहीं कह के नखलऊ कहते हैं, इसलिए क्योंकि लखनऊ में मज़ा है और लखनऊ में फील है। तो फील तो तभी आता है जब लखनऊ बोलो, जैसे मैं कानपुर को भी कानहीपुर बोलता हूँ। क्या बात, बिल्कुल। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री फिल्मी व्यक्ति है, आप फिल्मी हैं, आपकी नगरी माया नगरी है, मुंबई है, फतासी, हर तरह की वो चीज़ें जो नहीं हो सकती वो भी सोच लेना, दिखा देना, उसकी परिकल्पना कर लेना। लेकिन इस देश में पैरेलल सिनेमा नाम का एक कॉन्सेप्ट रहा है। वो कहाँ रहा है, किस खेमे में रहा है, जिसको समानांतर सिनेमा बोलते हैं। लेकिन आपकी जो यात्रा शुरू होती है, चाहे वो बुद्धा इन ट्रैफिक जाम से हो, ताशकंद फाइल हो,
कश्मीर फाइल हो और अब द वैक्सीन बार, ऐसा लगता है कि आप चलताऊ फिल्म, जिसको हम मुंबईया सिनेमा कहते हैं, उसके सामने असल पैरेलल सिनेमा यानी असली समानांतर सिनेमा को लेकर सामने आए। मेरा सवाल यहाँ आता है, विवेक अग्निहोत्री फिल्मी होते हुए भी फिल्मी क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं फिल्मी नहीं हूँ मैं अपने को फिल्म मेकर नहीं मानता हूँ, है ना। एक क्या होता है, जैसे ही हम कहते हैं मैं फिल्म मेकर हूँ, एक ऐसा लगता है कि आप किसी औरों से किसी अलग स्थान पे बैठे हुए हैं। मैं अपने को एक कहानीकार मानता हूँ, स्टोरी टेलर। मैं ऐसा समझता हूँ जो कहानियाँ हैं इस दुनिया में, उनको मैं एक अलग नज़रिए से, एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, जहाँ से सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। और मैं उन कहानियों को उसी दृष्टिकोण से बताना पसंद करता हूँ जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं। जैसे आपका सिग्नेचर है, बात हो सकता है आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन उसको देखने, कैमरा रखने का जो एंगल है वो मेरा अपना है। पर दूसरा आपने कहा पैरेलल सिनेमा, मैं अपनी सोच इस बारे में बताना चाहता हूँ और ये आवश्यक वक्त आ गया है कि आपके दर्शक समझें इस बात को। मैं जो बनाता हूँ वो सिनेमा है, सिनेमा ऐसा ही होना चाहिए। बॉलीवुड वाले जो बनाते हैं वो पैरेलल सिनेमा बोला जाना चाहिए, राइट। अब एक घर कैसा बनना चाहिए भाई? घर ऐसा बनना चाहिए जो एक एंट्री हो, घर हो, देख के समझ में आए ये घर है, गाड़ी एक 4 पहिए वाली हो। लेकिन अगर कोई समझिए 6 पहिए वाली गाड़ी बना ले या 2 पहिए वाली बना ले, तो वो पैरेलल ऑटोमोबाइल बोला जा सकता है, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। जो ये लोग बना रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, राइट। मूर्खता इंसान का नेचर नहीं है। और सिनेमा, ये कहते हैं सिनेमा का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 है। ये बात बिल्कुल उसी तरह है किसी बच्चे को, जैसे राजस्थान में छोटे बच्चे को अफीम चटा देती हैं माएँ ताकि वो सोता रहे और वो काम कर सके, मजदूर जो महिलाएं होती हैं। और उस बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि बिना अफीम के भी जीवन होता है, उसको वो नॉर्मल लगता है। पागलों के शहर में ठीक ठाक आदमी जो होता है वो पागल नजर आता है। समस्या ये है, समस्या ये है कि फिल्म एंटरटेनमेंट 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 नहीं है, ये सत्य है। फिल्मों का इजादी इसीलिए हुआ कि फिल्मों के मार्फत कोई बात ऐसी कही जा सके जो सामाजिक चेतना से जुड़ी है। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो बताइए बंदर के नाच में या नौटंकी में और सर्कस में और सिनेमा में फिर कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है। ठीक। तो सर्कस में वो जो कूद रहा है, फांद रहा है, मोटरसाइकिल उछाल रहा है, स्टंट कर रहा है, कभी हंसा देता है, कभी गाना गा देते हैं, कभी झूल जाते हैं, वही फिल्म में होता है, तो वो तो एंटरटेनमेंट ही है। तो वो सर्कस चल रहा है। तो सिनेमा जब तक सामाजिक चेतना से जुड़ा नहीं है, सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक वो सिनेमा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिनेमा में जीते जागते लोग दिखते हैं आपको। अब वो जीते जागते लोग वैसे होने चाहिए जैसे जीते जागते लोग होते हैं। तो इसलिए मैं पैरेलल सिनेमा उनको मानता हूँ। हम तो सिनेमा बनाते हैं। आप सिनेमा बनाते हैं जी। अच्छा, एक कोट याद आया, सिनेमा समाज का दर्पण होता है। जी, मानते हैं? बिल्कुल। तो वो समाज जो मुंबईया के उस एस्टैब्लिश सिनेमा को देखता है, तो उसका मतलब है उसको आईने में झूठ दिखाया जाता है? नहीं, पहली बात तो उसे आईना ही नहीं दिखाया जाता। हाँ। अफसोस इस बात का, आईना दिखा देंगे तो उसे झूठ दिख जाएगा। आपने क्या किया, आईना हटा लिया है और आप कह रहे हैं एक किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है, उसको मार्केटिंग के पैसे से हाइप क्रिएट करके एक भगवान का रूप दे दिया गया है। और हम उसको, बड़े अफसोस की बात है, ये लोग प्रधानमंत्री को तो फैशिस्ट और सब बोल देते हैं और ख़ुद को किंग और बादशाह के खिताब देते हैं खुद। और मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का, कई हंसी भी आती है। तो अब वो आईना हटा के आपने बड़े बड़े स्टार्स खड़े कर देते हैं और जिनके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया जाता है, फोटोशॉपिंग की जाती है, दुनिया भर की तरकीबें की जाती हैं और कहा जाता है यही आईना है। देखो मैं ही आईना हूँ। और आदमी भी देखते 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 शुरू में विद्रोह करता है, पहले नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे वो अपने घुटने टेक देता है। समस्या ये है। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि इतने 100 वर्ष पुरानी इंडस्ट्री है, कैसे जिंदा रहती है। और आप देखिए समाज का आईना हमेशा से रहा है। कुछ लोग अभी भी ऐसी फिल्में कहीं ना कहीं, अब चलिए एक पॉपुलर फिल्म की बात करते हैं, 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म। ठीक।
उसकी क्या है क्या नहीं उसमें नहीं घुसते, लेकिन उसका एक जो मैसेज था कि आपकी जो असली प्रतिभा है उसको बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, ये दी गई। पूरे हिंदुस्तान ने देखी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने ये नहीं बोला ये बॉलीवुड है तो खराब है और ये है वो है, उसको लेके कोई बहस नहीं हुई। हर आदमी हंसा भी, रोया भी, चला भी आया। वो एक समाज का दर्पण है, आईना है। लेकिन एक फिल्म जिसमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ कहने को ही नहीं है, जो आप निकलने के बाद ये भी नहीं याद रख सकते फिल्म बनी ही क्यों है, सिवाय एक किसी शहंशाह या बादशाह या राजा का जो ब्रांडिंग उसको और बड़ा करने के अलावा उसका और कोई मकसद ही नहीं है, वो सिनेमा आईना नहीं है। वो सिनेमा आईना नहीं है। सर इस पे मेरा भी एक सवाल है। जैसे सिनेमा समाज का दर्पण है, ऐसा बताया जो बात हो रही थी, सिनेमा के माध्यम से हमने ये अक्सर देखा है, इंडियन सिनेमा के माध्यम से पर्टिकुलरली, कि एक कुछ स्टीरियोटाइप्स सेट किए जाते हैं। आपने आईएसबी की जो रिपोर्ट थी उस पे भी बारे में बात की कि किस प्रकार के विलेंस जो है इन्होंने दिखाए हैं, कैसे इस्टेब्लिश किया है कि जो तिलक लगाते हैं या विलेंस जो होते हैं वो तिलक लगाते हैं या भगवाधारी होते हैं या पुलिस के लोग विलेन हैं या बीइंग अ मूवी वाफ एंड मतलब दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व टिल डेट। और समाज को भी एक उन्होंने स्थापित कर दिया है कि एक सेट पैटर्न में ही खांचे में से ही विलेन आते हैं। अब जैसे हम अगर ये देखें कि प्रोफेसर्स क्या विलेन होते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते। क्या मीडिया के लोग विलेंस हो सकते हैं या विलेन का काम करते हैं रियल लाइफ में, हम नहीं सोच सकते। फिल्म स्टार जैसा आपने बताया ऐसा कि सबकी हेजेमनी है 25-30 साल से, जी जी, तो बिना कुछ ऐसा काम किए उन्होंने अपनी हेजेमनी भी स्थापित नहीं की है या मेंटेन नहीं की है। ऐसे ही जर्नलिस्ट और ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स, तो जब हम फिल्मी विलेन, किसी को विलेन साबित कर देना बड़ा आसान है क्योंकि फिल्म्स ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है कि बिजनेसमैन विलेन है या एक बनिया विलेन है, ठाकुर विलेन है, तो समाज में भी वो दिखता है तो अच्छा हाँ ये इसने गंदा काम किया होगा। पर आपकी फिल्मों के माध्यम से हमको ये देखने को मिल रहा है एक नए सेट ऑफ विलेंस जो रियल लाइफ में एक्चुअली विलेन के काम करते हैं। जर्नलिस्ट्स, मीडिया, इंटरनेशनल लॉबिस्ट्स और इवन कॉर्पोरेट्स, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक व्हेन यू, जब आपके बुद्धा ने ट्रैफिक जैम में एक प्रोफेसर साहब नक्सल समर्थक हैं, ताशकंद फाइल में एक हिस्टोरियन हैं जो झूठ बोल चुकी हैं, लिख चुकी हैं, लेकिन अब उनका झूठ सामने आ रहा है तो शी इज़ लाइक रोमिला थापर। जी जी। एंड देन प्रोफेसर, ऑफ कोर्स वी नो अ लॉट ऑफ प्रोफेसर, गौतम नवलखा एंड अ लॉट ऑफ नेम्स वी कैन टेक, नक्सल समर्थक, पी साईनाथ एंड ऑल। फिर ऑफ कोर्स कश्मीर फाइल्स में अगेन JNU प्रोफेसर एंड हु आर in arms with the terrorists, the supporting writers, जो बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय का प्रॉपर वी नो फॉर अ फैक्ट कि कश्मीर फाइल्स में उनके रेफरेंसेस हैं। और ऑफ कोर्स वैक्सीन वॉर में जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह धूलिया, आई नो द नेम हैज़ बीन टेकन ऑन पर्पस, वो कैरेक्टर को नाम एक पर्पस से ही दिया गया है बिकॉज वी हैव रियल लाइफ जर्नलिस्ट जो इस तरीके का लॉबिंग का काम कर रही थी, ऑफ कोर्स शमशान में बैठ के वीडियोज़ बना रही थी बरखा दत्त जैसे लोग, तो रेफरेंसेज हैं। सो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक कि ये एक एस्पेक्ट जो आपकी फिल्मों से बाहर आ रहा है या दिख रहा है कि एक एक्चुअल समाज के जो विलेंस हैं उनका भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है। और आप जो कहते हैं कि आपकी फिल्मों का विरोध होता है वो शायद इस कारण भी होता है क्योंकि आप एक्चुअल विलेंस को जनता के सामने परोस रहे हैं। देखिए एक आपको बात समझाऊं, मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ जी। आज अगर आप इस देश में ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या आप सो कॉल्ड उच्च जाति से हैं, उच्च निम्न मैं नहीं मानता, किसी ऐसी जाति से हैं जिसको लेके काफ़ी एक कैंपेन चलाई गई है, तो आपका समाज में रहना दूभर है। आज की तारीख में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि आज अगर आप बोल दें कि मैं ब्राह्मण हूँ या ठाकुर हूँ या मैं कायस्थ हूँ तो आपको हिंदू हूँ अगर कोई बोल दे तो, हाँ यानी वो भी एक समस्या है जी। मेजॉरिटी वर्ड आपके साथ जुड़ा और आप गाली खाने काबिल हो गए, यानी आप ही सब चीज़ों की मर्ज आप ही के कारण। यहाँ पे एक बात आपको मैं टोटली अग्री करता हूँ, तिलक लगा के ब्राह्मण को वो दिखा देना, ये कर देना, मैं पूरी तरह समझता हूँ। पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भारत में, हम कई बार ये लंबा विषय इसमें बोलने में ही 1.5-2 घंटे लगते हैं रिसर्च का, एक मैंने रिसर्च किया था बड़ा लंबा चौड़ा और मैंने ये जानने की कोशिश की कि भाई अच्छा भारत का आप आज़ादी के बाद कि अगर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन समझना हो तो आप भारतीय सिनेमा के विलेंस को समझिए। मैंने कई बार ये बात बोली है
और आपको समझ में आ जाएगा उस वक्त का सोशल ईविल क्या, और सोशल ईविल होता है सोसाइटी में और उसको एड्रेस भी करना चाहिए। वो सोशल ईविल ये भी हो सकता है कि सड़कों में बहुत गड्ढे होते हैं और बरसात में लोग मर जाते हैं, वो भी एक सोशल ईविल है। अब आप ये देखिए, संक्षिप्त में बताता हूँ, आज़ादी के वक्त में अंग्रेज लोग विलन होते थे। जी। हम आज़ाद होते ही साथ भारत की जो फिल्में हैं 40-50 दशक की, उनमें विलन मिलेगा जमींदार, और उससे लड़ाई लड़ने वाला आपको मिलेगा एक आम किसान का बेटा, गरीब किसान का बेटा, लैंडलेस फार्मर हो या लैंड ओनर हो, पर गरीब किसान का। फिर वो चेंज हुआ 60, जब नेहरू जी ने बोला इंडस्ट्रियलाइज करो भारत को, ये करो, तो फिर वो बन गया मिल वर्कर। ये वही जमींदार था जो गांव छोड़ के अब शहर में आके मिल चला रहा था अपने पैसे से, ठीक है। और फिर एक कोई शहर में मजदूर का बेटा खड़ा होएगा, उसके खिलाफ विद्रोह करेगा, उसको हराएगा, सत्य की असत्य पे जीत होगी। शोषण की कहानी ऐसे ही बताई जाती थी, ऑपरेशन और ऑपरेस्ड की। फिर आपका आया ये 70 का दशक, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, जब ये हो गया तो बड़ा आपको याद होगा, साहूकार वगैरह होर्डिंग करते थे, कैरोसिन का तेल नहीं मिलता था, मुझे याद है गैस नहीं मिलती थी, और कैरोसिन राशन में जाता था, मैं ही लाइन में खड़े हो के कैसे लाता था, मुझे याद है वो दिन। मिस्टर इंडिया में भी थे। हाँ, मिस्टर इंडिया मूवी में भी थे। रोटी कपड़ा मकान, हाँ, मनोज कुमार साहब की जी। रोटी कपड़ा मकान, कितने 50। हाँ। पर विलेन यानी साहूकार होगा या दुकानदार होगा या बिजनेसमैन होगा। फिर थोड़ी बात आगे बढ़ी तो लेट 70s में इमरजेंसी के बाद सडनली फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन का नेक्सस बना। हो गया। तो एक चीज आई स्मगलर, हाँ। जिसको कि स्टेट प्रोटेक्ट करती थी और वो बाहर से सामान मंगाता था और पॉलिटिशियंस को पैसा देके, हाजी मस्तान और बड़े सारे लोग थे उस वक्त। करीम अमिताभ लाला। बच्चन का दौर आया, फिर सलीम जावेद का दौर आया, और इसको लेके बड़ा गुस्सा था लोगों के दिल में, उसको उन्होंने निकाला। स्मगलर हो गया अब आपकी फिल्मों का विलन। और लड़ाई लड़ने वाला अभी भी कॉमन मैन का बेटा, ठीक, आम आदमी का, क्लर्क का बेटा, टीचर का बेटा, और नर्स का बेटा, किसान का बेटा, इस तरह का। जी। 80 का दशक आया। 80 के दशक में आप देखिए, आप सुनते होंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर करप्ट, IAS, मुझे याद है मैं 80 का ही हूँ, सब करप्शन, सब करप्ट थे कि यार बिना घूस के कुछ नहीं। तो आप देखिए करप्ट पुलिस ऑफिसर, करप्ट ये, करप्ट MLA वगैरह। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में जाते हैं आज का MLA और सबको भून देते हैं गोली से, MLA को कहते हैं सब MLA करप्ट है, और सही था सब। ये जितनी कोठियाँ और बंगले, ये सब 80 की पॉलिटिक्स के सामने दिख भी रहा है मुझे कुछ यहाँ पे। तो सारा 80 के दशक का है वो। पैरेलल में अर्ध सत्य में भी वही था। सब वही है। श्याम बेनेगल की फिल्में भी उसी विद्रोह से सारी निकली हुई हैं, प्रकाश झा की, सुधीर मिश्रा की, सब उसी विद्रोह से। फिर आया 90 का दशक। अब आप देखिए, अब यहाँ पे नेक्सस बनने लगे, जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, इनका एक पूरा वो बनने लगा। और इन लोगों ने शह देनी चालू कर दी जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले थे, गुंडागर्दी, माफिया, बिल्कुल। ये वो। अब आप देखिए 90 के दशक में आपको माफिया, गैंगस्टर कंपनी, सत्या, ये वो रियल प्रॉब्लम था। ये बॉम्ब ब्लास्ट करा रहे थे, ये लोग टेररिज्म करा रहे थे, ये देश के ऊपर कर रहे थे, और इसके पीछे कई सारे पॉलिटिशियन थे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जानता हूँ, उसमें तो सीधे सीधे मुख्यमंत्रियों के नाम जुड़े हुए थे इनके साथ। तो और भी बहुत लोग। अब आप देखिए, मैं थोड़ा वक्त इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है और ये समझने वाली बात है, आपको भी आनंद आएगा। अब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन को लोगों ने समझ लिया वेस्टर्नाइजेशन। क्या बात, बिल्कुल जी। अरे अब तो हम फॉरेन के कपड़े पहन सकते हैं, अब तो हम ये कर सकते हैं। और उसके साथ इंडिया पे चालू हुआ है कल्चर वॉर, क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट बन गए, तो कल्चर वॉर के आप विक्टिम बन गए। अब उस कल्चर वॉर में दूसरी जनरेशन आ गई। मेरे पिताजी जैसे थे, फ्रीडम फाइटर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। अब मैं उनका बेटा हूँ, मेरा बेटा पैदा हो गया 2000 में। मैंने स्ट्रगल किया मिडिल क्लास का कि भी पहले नौकरी कर लो, इस्टेब्लिश कर लो, पाई जोड़ के एक कमरे का फ्लैट ले लो। अब जो ये बच्चे हुए, ये सीधे 90 के एंड में ये मिलेनियल, वो चाइल्ड बोले जाते हैं, जो 1999, 98, 2000 के आसपास पैदा। इनको पास्ट पता नहीं था। हम जैसे माँ बाप गिल्ट में उलझे हुए थे। हमने कहा अब इन बच्चों को तो स्वतंत्रता दो, हमने उनको अंग्रेजी स्कूल में भेजना चालू किया। कौन ये बात जो फिल्म मेकर्स के जो सेकंड जनरेशन के बच्चे थे, यश चोपड़ा, जौहर साहब, इन सब के, ये सब बाहर से पढ़ के आए थे, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। हाँ, इनको इंडिया के बारे में रत्ती भर, इन्हें गांव देखा नहीं था, आम आदमी को जानते नहीं थे, इनको मिल ओनर जानते नहीं, इनको भारत के सोशल इवल्स पता नहीं। इन लोगों ने फिर एक नया दौर चालू किया।
मैं कहता हूँ ये प्री शाहरुख खान एंड पोस्ट शाहरुख खान Exactly. अमिताभ बच्चन तक की फिल्मों तक भारत की सामाजिक व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको फिल्मों में दिखेगी। और हर फिल्म के अंत में जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि कुछ चीज़ों के तो नहीं होते, तो वो आस्था का विषय आ जाएगा, किसी ईश्वर का सहारा लेगा, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो भले ही लोग कहते हैं कि दीवार में तो वो आस्तिक बना दिया उसको, जो भी नास्तिक आस्तिक जो भी बनाया, वो भले ही शिव को जाके बोलता है एक, लेकिन जाना तो वहीं पड़ता है। अंत में वहीं जाना पड़ेगा। शिरडी जाओगे या तुम दरगाह पे जाओगे या चर्च में, कहीं भी जाओ, किसी आस्था की, मतलब भारत में आस्था प्रधान राष्ट्र है, ये कोई भी देख के बता सकता है। जी। और हम ये सोचते हैं जब किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो ईश्वर सामने खड़ा है, वो राह दिखाएगा, और दिखाता भी है अंत में। अब 2000 के बाद क्या हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जी। हमारी फिल्मों से ये कॉमन मैन, गायब। कॉमन विलन गायब हो गया और कॉमन मैन का बेटा गायब हो गया। अब ये हो गया एनआरआई। अब ये कार में स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, इसकी समस्याएं बिल्कुल अलग है, इसकी कोई समस्या नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। ये बड़ी बात। ठीक है, क्यों होगी वही समस्या? तुम न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, पूरे टाइम बाहर रहे हो, तुम उतरते ही साथ तुम्हारे लिए रेड कारपेट है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तुम्हें गरीबी तुमने देखी नहीं है, और तुम ऑलरेडी फेमस हो, किसी के बेटे हो इसलिए। वो जो राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम है वही इन लोगों का, भारत से कटे फटे, कोई लेना देना नहीं। वो इनकी फिल्मों का विलन हो गया लड़की का बाप, इनकी समस्या यही हो गई। ठीक है, और वहां से मुझे ऐसा लगता है फिर इनको लगा अच्छा ब्राह्मण जो है वो तो ऐसा होता है, ठाकुर है वो तो ऐसा होता है, इनको बता दिया गया, इनने कुछ देख के कुछ समझ लिया। और दूसरा इस बीच में क्या हो गया कि एक भारत में एक तरह का इस्लामिक इन्वेजन सा चालू हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग गल्फ में काम करने जाने लगे, तो पैसा वहाँ से आने लगा। जब पैसा वहाँ से आने लगा, जब भी देखिए पैसा अकेला नहीं आता, पैसा अपने साथ बहुत बड़ी सुगंध लेके आता है, मछली की तरह, तो वो सुगंध भी लेके आने लगा। भारत सरकार का भी व्यापार चालू हो गया, और एक तरह से हम लोगों ने कश्मीर के टेररिज्म को ढकने के लिए एक अपीजमेंट नैरेटिव में चालू किया, जो फिल्मों में तो सीधा सीधा झलकता है। बिल्कुल करेक्ट। तो हमने समाज से फिल्मों को काट दिया, कॉमन मैन को अलग कर दिया। ठीक है, पहले की जो फिल्में हैं उसमें जब कुछ दिखाते थे, मेरे को इसलिए उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन सारे कलकत्ता से लेफ्टिस्ट लोग आए थे, मेरा लेफ्टिस्टों से सांप और नेवले का आंकड़ा है, फिर भी मैं उनकी एक तारीफ करता हूँ। ये जितने बिमल रॉय आए, ऋषिदा आए या सलिलदा आए, जितने बंगाल से इप्टा के थे, लेकिन इनकी कहानियां तो भारत की जमीन से जुड़ी थी। ये भारत देशभक्ति में कमी नहीं थी। राज कपूर साहब भी एक तरह के लेफ्टिस्ट ही थे, लेकिन भारत देश को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और सामाजिक व्यवस्थाओं को उठाया। ये अलग बात है कि उनने सिर्फ फॉल्ट लाइंस को ही देखा, ग्रेटनेस कभी नहीं देखी, लेकिन भारत के संगीत को नहीं छोड़ा, भारत की वेशभूषा को नहीं छोड़ा, और अंत में कम्युनिस्ट लोगों की भी फिल्में, खुद तो नास्तिक थे, लेकिन फिल्में आस्था पे ही खत्म हुई। ठीक है। और वो आस्था सिर्फ ईश्वर की नहीं है, या तो माँ पे खत्म हो, मदर इंडिया भी देखिए महबूब साहब की फिल्म है, लेकिन वो माँ पे ही खत्म होती है फिल्म जाके। दीवार इतनी रेवोल्यूशनरी फिल्म है उस वक्त की, अमिताभ बच्चन शिव को ही चैलेंज कर देता है जाके, कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, लेकिन जाके फिर माँ के पास माफी मांगता है, ईश्वर से भी माफी मांगता है, माँ से भी माफी मांगता है। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। जावेद साहब देखिए लेफ्टिस्ट है, पूरी तरह से लेफ्टिस्ट, उनके रग रग में भरी है, नास्तिक है, लेकिन वहां पे वो भी सरेंडर करते हैं। पर अब ये जो कटे फटे लोग आ गए, इन्होंने भारत को सिनेमा से काट दिया, इसलिए मैं कहता हूँ इनके सिनेमा में कोई तर्पण नहीं। पोस्ट 2000 पोस्ट 2000 जी, राइट। और जो अभी तक सिलसिला चालू है, जी। इसलिए इनने फिल्म का रवैया बदल दिया, इसलिए मेरी फिल्में जो हैं वो पैरेलल लगती हैं। अच्छा, अब जो विलेन है, आज के विलेन कौन है? यही तो है जी। अब डाकू तो घूमते नहीं हमारे बीच, जी। राइट। हाँ। तो यही आसपास के ही लोग जो हैं विलेन हैं। अब मीडिया इसलिए है क्योंकि जब भारत में सारी दुनिया चाहती थी लोग मरे कोविड के वक्त, We saw it, हाँ। तो इन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल किया भारत को हराने के लिए। जी। और जैसा आपने कहा समाज से कट गए हैं लोग, तो और फिल्मों से भी समाज को काटने की कोशिश की, यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी त्रासदी को भी इन्होंने फिल्मों से काट के रख दिया, और इंटेलेक्चुअल्स के नाम पे हैदर और मिशन कश्मीर और तमाम तरीके की शिकारा और इस तरह की फिल्में बनाई, और उस पूरी त्रासदी को अंडर द कार्पेट। अरे अभी शर्म अभी नहीं मैं पढ़ आती रहा ये था काम आज सुबह करने एक में। रिव्यू,
अभी कल परसों कोई नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है, आपने हैदर का नाम लिया इसलिए याद आ गया मुझे, वही अपने जो फिल्म मेकर खुफिया। है, हाँ, उसके बारे में कोई मुझे बता रहा था कि उस फिल्म में भी यही बोला गया जब तक पत्थर की पूजा होगी इस देश में तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने लिखा है। अब एग्जैक्ट डायलॉग क्या मुझे पता नहीं, कुछ कहा In गया my है। own capacity, he is a very overrated filmmaker. 2 films, मकबूल and ओमकारा, मकड़ी, yes. ओरिजिनल काम कहीं नहीं है, बाहर से उठा के मैं उसको- ये हाँ। गुनाह नहीं करूंगा जज जी। करने का किसी नहीं। को भी, मेरा मैं ना तो इतना मैं रिव्यूअर हूँ ना क्रिटिक हूँ, पर मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब उन्होंने कहा कि भाई पत्थर को आपने जब तक पूजा नहीं करेंगे उसकी तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो बात है ना ये मूलतः गलत है, ये झूठ है, ये झूठ को इंटेलेक्चुअलाइज करके बताया जाता है। सारा विषय है आस्था और विश्वास का, सारा आस्था और विश्वास का है। अब आप कभी ये भी बोलिए कि अच्छा ठीक है पत्थर की पूजा नहीं करो, लेकिन जहाँ पत्थर नहीं है उसको भी तुम खुदा नहीं मानो, ये तो कोई नहीं बोलता। हाँ भाई मान लिया, चलिए अच्छा भाई ये बोतल नहीं है, आप कहते हैं हम इसे बोतल मानते हैं, नहीं है, लेकिन यहाँ बोतल है ही नहीं और आप कह रहे हैं ये बोतल है, तो फिर उसको कैसे मानोगे? आप एक जड़ आस्था जो है जो कभी बदली ही नहीं, जो किताब तक सीमित है, उस आस्था को तो आप कभी कुछ नहीं बोलते, और उस आस्था को मानने वालों को खुश करने के लिए आप हिंदू समाज की जो आस्था है उसको बोलते हैं। पहली बात तो आपने कैसे कंक्लूड की ये बात, इसके पीछे क्या, कहाँ से समझे आप, कैसे समझे, कारण क्या है? अगर ऐसा है कि पत्थर की जब तक लोग आस्था करते हैं या उसकी पूजा करते हैं या उसके गुणगान करते हैं तब तक इस देश का विनाश होने वाला है, तो डायरेक्टर साहब से पूछिए कि आपने भी तो बहुत बड़ी एक कोठी पहाड़ों में कहीं बनाई, और आप कहते हैं देखो क्या कोठी बनाई है मैंने, वो भी तो पत्थरों से ही बनी है, किसकी शान में है? पत्थर की ही शान में तो आप भी मरे जा रहे हैं। आपकी आस्था कोठी की पत्थर पे है, हम उसे पत्थर को ईश्वर मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने तो खुद देखिए, मीडिया बांट दिया गया, और आपके 2 शब्द उठा रहा हूं, कटे और फटे। समाज से कटे हुए लोग और कुछ ऐसे लोग जो अपने कपड़ों में की जेबों में हाथ डालते हैं और जेबें फटी होती हैं। तो खैर, जहां मीडिया के लिस्ट बना के और मीडिया बांटा जा रहा हो, जहां मीडिया के स्तर पर तेरा मेरा किया जा रहा हो, ये वर्तमान है। अब जरा पीछे चलते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के अगर आप मेंबर नहीं हैं, आप जिन कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं, तो आप लेखक नहीं हैं, नहीं, आप बौद्धिक नहीं हैं, अगर आप इप्टा के मेंबर नहीं थे तो आप थिएटर नहीं आप करते। थिएटर नहीं कर सकते। ये वर्गीकरण तो पहले भी था और बड़ा स्ट्रांग था, और तब वो कंस्ट्रक्टिव था। और आज अगर कोई पत्रकार, कोई मीडिया राष्ट्र प्रथम की भावना जीना चाह रहा है और जी रहा है, मैं 2014 के अनवर्ड बात कर रहा हूं, तो आज का बंटवारा आपको दिख रहा है और उस समय का बंटवारा आपको नहीं दिख रहा था, तो दरअसल ये बंटवारा तो पहले ही था, फ्लेवर बदला है जी। ऐसे में आप जब फिल्में बनाते हैं तो मुझे एक दर्शक के तौर पर यह लगता है कि आप विवेक अग्निहोत्री फिल्मों का दस्तावेजीकरण करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। सही पकड़ा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपने उसमें कुछ फैंटेसी नहीं जोड़ी, आपने पेड़ के आगे पीछे गाने नहीं रखे, पॉपकॉर्न खाते हुए आधी फिल्म देख जाना, ऐसा नहीं हुआ। आपकी किसी फिल्म की बात करें तो ये हार्ड ट्रुथ, और उसको सफलता भी मिली। दुखांत, कश्मीर फाइल जैसा दुख भरी स्टोरी, जिस कोरोना में रोंगटे खड़े हो जाते थे, उस पर आपने फिल्म बना दी। देखना नहीं चाहता कोई अपना जो दुखांत है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं अपनी सारी क्रिएटिव्स में, समाज बदल रहा है? देखिए, मैं आंखें तो खुल रही हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं, पर्दे उतर रहे हैं, और मैं तो एक मात्र बहुत ही एक ही तुच्छ मात्र हूँ इसमें। ये काम 2014 भारत के 100 साल बाद भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, राइट? इसलिए कि भारत, स्पष्टता से अब बोलता हूँ, भारत में 2014 के पहले एक वर्ग को जोड़ने का और जो जिसको मेजॉरिटी कहते हैं उसको तोड़ने का निरंतर राजनीतिक कार्य किया गया है। हिंदू समाज को बांट देना, साउथ वर्सेस नॉर्थ,
दलित वर्सेस अपर कास्ट, भाषा के आधार पे बांट देना, गरीब और अमीर के बेसिस पे बांट देना, ये मिडिल क्लास है और ये वो है। बिल्कुल। इस तरह से हमने बहुत बांटने का काम किया, जातियों उपजातियों का, ये मंडल कमंडल कर आके बहुत बांटा काटा। इस लेवल तक काटा है, सिखों को अलग कर दिया हमने, जैनों को अलग कर दिया हमने। यानी मुझे तो पता भी नहीं था कि जैन अलग सोच है, जबकि पूरी तो अनेकांतवाद से ही निकला है, जो कि बेसिक हिंदू फिलॉसफी से ही उत्पन्न है। सारे पंथ, जितने पंथों को आपने धर्म बना दिया। बुद्ध ने बोला कि मुझे भगवान ही नहीं मानना, उनको भगवान बना के स्थापित कर दिया राष्ट्र ने, स्टेट ने किया। देखिए गुनाह बुद्ध के साथ स्टेट ने किया, आम आदमी नहीं करता, स्टेट ने किया। इसलिए क्योंकि उससे कुछ वोट्स मिल जाएंगे आपको, जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। अम्बेडकर साहब ने मान लिया तो आप उस नाम पे स्टेट ने बुद्ध को भगवान बना दिया। गांधी को भगवान बनाने की कोशिश कर दी गई, राइट। तो ये स्टेट ने इस देश को हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रखा है, एक क्लेश में रखा है, और उस क्लेश का फायदा उठाया। 2014 के बाद मैं बाकियों का नहीं जानता, लेकिन ये जो कटा बटा जो हिंदू समाज था, वो तो जुड़ने का उसने काम किया। एक सूत्र तो उसको ये मिल गया है, ये उसको समझ में आ गया है कि उसके साथ छल कपट धोखा किया जा रहा है। एक ही घर है जहां पे वो रह सकता है, उस घर को बचाने की जिम्मेदारी अब हिंदू महसूस करने लगा है, और ये मेरे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, ये आपके लिए नहीं, ये तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। अगर कोई एक समाज का बहुसंख्यक कल देखिए इजराइल में क्या हो रहा है। हाँ, बड़ी बात। और देखिए भाई साहब, ये दुनिया में घटनाएं ऐसा इकलौती नहीं होती है कि एक ही जगह हो गई। ये भारत के लिए बहुत बड़ा ट्रेलर है, ये एक संकेत है। कश्मीर होने के पहले अफगानिस्तान हुआ था, बिल्कुल ऐसे नहीं हो गया कश्मीर। बंगाल होने के पहले म्यांमार और बांग्लादेश हो चुका था। ये वहां पे बीज बोए गए थे, जो धीरे 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 यहाँ पहुंचे हैं। इनका मंसूबा है भारत में 500 मिनी कश्मीर बनाने का। खिलाफत 2.0 उस पर आ रहा हूं मैं। जी। जब पार्टीशन हुआ था तो उन्होंने कहा था हम तो भारत छोड़ के जा रहे हैं। मेरी फिल्म में दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। किसने बोला था, आपको फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी नाम लूंगा तो पहले से ही सचेत हो जाएंगे लोग। कहा था कि हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टीशन है ये 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है, इसका अंत हम निर्धारित करेंगे, और भारत में हम नहीं है लेकिन खिलाफत जिंदा रहना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि इश्तहार इतने दीवार पे इश्तहार इतने चिपके हैं कि दीवार पे कोई दरार नज़र नहीं आती। वही हाल बॉलीवुड का हो गया। इतना पैसा खर्च कर करोड़ों रुपया खर्च करके इमेजेस जो बनाई जा रही हैं, ये पूरी जो लड़ाई, हम इतने बड़े स्टार हैं, देखो हमने इतना बिजनेस किया। पहले ये बात एक करते हैं, फिर मैं हिंदी पे आ रहा हूँ अभी। आप दुनिया में इतने करोड़ों बिजनेसेस हैं, हर आदमी करता है, आप जानते होंगे। कभी आपने किसी को देखा है रोज़ चिल्ला चिल्ला के कहता आज मैंने इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया, अभी देखो 2 घंटे बाद इतना करोड़ कर लिया, अरे मैंने ये करोड़? कभी सुना है किसी को? पूरे विश्व में फिल्म इंडस्ट्री, हर देश में, भारत मुंबई के अलावा और किसी देश की फिल्म इंडस्ट्री ने कितना फिल्म ने बिजनेस किया बताते भी नहीं है। हॉलीवुड में तो बोलते भी नहीं है कितना बिजनेस किया। अभी आई उनकी फिल्म बारबी, $1 बिलियन का बिजनेस किया उन लोगों ने। कुछ नहीं हो तो मैं इसलिए जानता हूँ, मैं जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज जानता है तो जाके अच्छा आज भाई रिलायंस ग्रुप का क्या स्टॉक का प्राइस है, इसने कितना बिजनेस किया, वरना आम आदमी को क्या लेना देना है तुमने कितना बिजनेस किया। अब ये कर करके फिल्मों को इनने मारा है। लेकिन जहाँ तक हिंदी का सवाल है, आज अगर आप अच्छी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं जी, और आप हिंदी इलाके के आए लगते हैं, अगर उस तरह के कपड़े पहने, तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री तेलंगाना में है, तमिल इंडस्ट्री चेन्नई में है, बंगाली कलकत्ता में, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में क्या कर रही है? बहुत बड़ी बात। वहाँ क्यों है? और वहाँ होगी तो आपको यही मिलेगा, माफिया और पंडित तिलक लगाता है, ये करता है। जिसने देखा ही नहीं वो तो कुछ भी दिखाएगा जो मन में आएगा उसके। मैं कई बार, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, मिलूंगा तो भी उनसे बोलूँगा कि हमको ये प्रयास कर, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने पिछली फिल्म भी यही की, यहाँ कर रहा हूँ, मैं तो थोड़े दिन बाद सोच रहा हूँ यहीं बच जाऊँ, यहीं से फिल्म बनाऊँ। आजकल तो सब कंप्यूटर का ज़माना है, कहीं से भी कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है।
पर मैं एक बहुत सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश के हाथ में है। हमारे एक बड़े दबंग मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, मिलूंगा तो, कि वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, कुछ ऐसा प्रयास करें कि लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ आए। एक तो एक उनको इतना, जैसे दादा फाल्के साहब आपने बोला, उस स्तर का एक बहुत बड़ा अवार्ड हिंदी फिल्मों में, सिर्फ हिंदी फिल्मों में हिंदी लेखन के लिए देना चाहिए। डायरेक्शन गया, फिल्म गई, हमें मतलब नहीं। बहुत अच्छा तुमने शुद्ध अच्छी हिंदी में अगर लिखा है तो उत्तर प्रदेश तुम्हारा सम्मान करती है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो आगे आके खड़े होंगे। करने को बहुत चीज़ें हैं, पर होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश से आपको आजकल कुछ लोगों को समस्या है क्योंकि योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे वहाँ पे मध्य प्रदेश में कर लीजिए, हिंदी भाषी किसी प्रदेश आप राजस्थान में कर लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं। हम तो कह रहे हैं हिंदी भाषी इलाके में कर लीजिए। और सर शूट करते भी हैं। कौन सी फिल्म यहाँ शूट करने आते हैं क्योंकि सब्सिडी मिलती है, उन्हें कोई प्रेम नहीं है। नहीं, और एक ये भी है सर कि जो कहानियां वो कह रहे हैं, उनकी लार्जर ऑडियंस यहीं बैठी है। हाँ। उनको उस लार्जर ऑडियंस को केटर करने के लिए बरेली की बर्फी यहीं बनानी है। हाँ, और आपको फिर छोटे शहरों की कहानियां और तनु वेट्स मन्नू और ये सब आपको यहीं करना है, कानपुर की और मिर्जापुर। अगर अमेज़न प्राइम जैसे और मुझे किसी ने प्लेटफॉर्म बरेली, कोई मुझे मिला था, एक सज्जन प्लेन में कहने लगे, साहब वो बरेली की बर्फी देखी आपने? सर मैंने कहा नहीं, क्यों? कहते मैं बरेली का हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ आप लोगों से। मैंने क्यों? कहते साहब बरेली की बर्फी ऐसी नहीं होती है। उनका मतलब दे डिस्टॉर्ट। और अच्छा जी विवेक जी, आपसे तो मतलब होता ना कि बातचीत का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, तो इसको तो ये बड़ा मुश्किल है। विराम देना पड़ेगा, बड़े लोग अब बैठे। अगर इसको मैं समेटूं जी, तो एक जरा दूसरा पक्ष, मैंने कहा कि आप फिल्मी हैं, लेकिन आपने कहा मैं फिल्मी नहीं हूं। ठीक है, आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप कैमरे के पीछे होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें जीते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी अच्छे खासे एक्टिव हैं। जी, और आपका जो तेवर सोशल मीडिया पे है, पहले का भूतपूर्व ट्विटर, आज का एक्स, आप किसी को छोड़ते नहीं। वहीं दूसरी मुझे भी कोई छोड़ता नहीं। ये भी बात है, आपको भी कोई छोड़ता नहीं। लेकिन पल्लवी जी नहीं है। पहले तो ये बताइए, क्या ये आप लोगों ने सोच समझ के किया हुआ है कि बस एक संभालेगा, और आप इंजॉय करते हैं इन सारी चीजों को? क्योंकि आपको, आपके पीछे तो ट्रोलर्स भी हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ, उसके पहले एक अच्छी बात बताता हूँ, आप मेरे दिल का भाव समझ जाएंगे। मैं भोपाल में रहता था, तो भोपाल में तब जंगल बहुत थे, तो अक्टूबर के महीने में ठंड चालू हो जाती थी, हल्की सी है ना, पर खूबसूरत सी, जिसे कहते हैं ठंड, रेशमी ठंड। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से, शहजानपुर से, हमारे एक ताऊ जी थे, यानी रिश्ते में तो कज़न टाइप के थे मेरे पिता। ताऊ जी वो आया करते थे हमेशा, कभी भी आ जाते थे। पहले तो कोई बता के नहीं आता था, ट्रेन जब आई आ गए। और तो उनके आते ही साथ मेरी माँ थोड़ा पुराने टाइप के, तो थोड़ा घूंघट भी कर लेती थी इतना इज्जत देने के लिए, और उनका खाने पीने का कभी भी यहाँ इंतज़ाम करती थी। और उनको सोने का, उनको छत पे सोने का शौक था, वो कमरों में नहीं सोते थे, क्योंकि वो गाँव में तो खुला सोने का, तो उन्हें बंद में अच्छा नहीं लगता। तो मुझे एक चीज़ याद है बचपन की, अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। तो उनका नाम था कुछ ब्रजभूषण, ऐसा कुछ था यार। तो रात को लेट पहुँचे, तो मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तू ऊपर सोएंगे तो खटिया लगा दो, पर ठंड हो रही होगी, एक रजाई भी दे देना इनको। तो मैं गया, मैंने रजाई लगा दी। सुबह उठ के जब आए नीचे, तो मेरी माँ ने पूछा कि भाई साहब ठंड तो नहीं लगी? तो उन्होंने बोला ब्रजभूषण ठिठुरता रहा, मैं सोता रहा। राइट? अब उनने ऐसी बात करी, कहला ब्रजभूषण तो ठंड में ठिठुरता रहा, लेकिन मैं चैन से सोता रहा। तो ऐसा ही है कि विवेक तो लड़ता रहता है ट्विटर में, लेकिन मैं सोशल मीडिया में नहीं। क्या हुआ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मेरा एक काम है, क्योंकि मैं फिल्में जो बनाता हूँ वो समाज से जुड़ी, और मेरी बहुत सारी फिल्मों की चीज़ें मुझे वहाँ से पता भी चलती हैं। और मैं अपनी फिल्म कैसे करूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई, वो अमिताभ बच्चन ने सोनिया गांधी के उसमें एक बार बोला था कि भाई, किसी ने कहा आप क्यों नहीं उनको जवाब देते? कहते हैं वो राजा हैं, हम रंक। तो मैं भी यही कहता हूँ, वो राजा हैं, हम रंक, हम कैसे लड़े? तो मैं इसलिए अपनी फिल्मों को पीपल्स फिल्म बोलता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के ही ज़रिए उसको प्रमोट करता हूँ। देखिए वैक्सीन वॉर लड़खड़ाते 10 दिन में, आज देखिए 2 दिन से सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं उसके इंडिया में। बिल्कुल। तो वो लोग उसको अब चला रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे लिए सोशल मीडिया में रहना ज़रूरी है।
अगर मैं समझूंगा ही नहीं कि क्या चल रहा है तो मेरी फिल्मों में वो दिखेगा नहीं, फिर वो बाहर की चीज़ हो जाएगी कि बाहर से बैठ के देख रहे हैं, मैं अंदर घुस के कर। पर हमारे ना तो घर में कभी बातचीत होती है, और पल्लवी तो कहीं भी नहीं है ना, उसको तो पता भी नहीं है कहाँ क्या चल रहा है। क्या पल्लवी से आप बोली कि अच्छा ये ट्विटर कैसे होता है, इंस्टाग्राम, तो उससे समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या है। बिल्कुल। और मेरे बच्चे भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ ना कि सिलसिला कैसे रोकूं, लेकिन वो रोकना तो होगा ही, एक फॉर्मेट है। विवेक जी, आपने कहा कि द वैक्सीन वार, ये होता क्या है कि एक दूसरे से सुन सुना के, और उसके बाद दस्तावेज कब पॉपुलर होते हैं? वो तभी होते हैं जब कोई पढ़ता है, बताता है कि नहीं ये किताब बहुत अच्छी है ना। जी। किताब छत पे या बिलबोर्ड पे लहरा के तो बेची नहीं जा सकती, और वो पॉपुलर भी नहीं होती। तो आज आप स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ में हैं। प्रारब्ध को आपने इतना अवसर दिया, इतना समय दिया। प्रारब्ध ने हमें अवसर दिया, इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हम कुछ नहीं, आप लोग की मानता है। विवेक जी, आपकी इस फिल्म द वैक्सीन वार के लिए हमारी सभी की तरफ, लखनऊ की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद की जो दूसरी फिल्म आएगी उसके लिए भी आप लखनऊ होंगे हमारे साथ? लखनऊ में ही शूट करूंगा, ऐसा कुछ लग तो रहा है, बता। ऐसा दिल से लग रहा है। नाम तो बता सकते हैं? द डेली फाइल्स। यानी फाइलें ही आपके साथ चलेंगी। हाँ। ठीक है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि विवेक जी के साथ प्रारब्ध के इस मंच पर हमारी इस बातचीत से आपको इनके व्यक्तित्व से लेकर समाज और फिल्मों के उस रिश्ते, जो कि बड़ा अबूझ सा रिश्ता है, जिसको कभी सरल बना दिया गया, जिसको कभी बड़ा कठिन बना दिया गया, वो उसके बारे में कुछ न कुछ एक बात मिली होगी। तो आइए विवेक जी को धन्यवाद करते हैं। प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी से लेते हैं विदा। हमें और संदीप जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।